फिर वे अपने अंकल के घर जाते हैं जहां उनके 3 कजिन्स होते हैं, एरिक, बॉबी और जूलिया। फिर वह अपनी आंटी और अंकल हावर्ड से मिलती है। स्टेफनी अपने अंकल से अपनी नानी के बारे में पूछती है और अपने विजन के बारे में बताती है। हमें पता चलता है कि आयरिस अब भी जिंदा है। घटना के बाद आयरिस अपने बच्चों को घर में बंद रखती थी, बाहर नहीं जाने देती थी। बाद में चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज उन्हें वहां से निकाल लेती है। आयरिस ने बाद में भी अपने परिवार को कई चिट्ठियां भेजी। स्टेफनी अपनी आंटी के साथ वे चिट्ठियां पढ़ती है और आयरिस से मिलने जाती है। आयरिस अब जंगल में रहती है और उसका घर मिलिट्री कैंप जैसा सिक्योर है। स्टेफनी कहती है कि वो उसकी नातिन है और आयरिस उसे अंदर आने देती है। आयरिस बताती है कि उसने वो विजन टावर की छत से देखा था और उसी दिन सबको बचा लिया था। टावर को बाद में बंद कर दिया गया। फिर वो कहती है, अगर तुम मौत के काम में हस्तक्षेप करते हो तो मौत उसे स्वीकार नहीं करती। उस दिन भले उसने सबको बचा लिया था, लेकिन बाद में सबकी मौत असामान्य रूप से हुई। पॉल की भी मौत हो गई। आयरिस ने मौत पर रिसर्च की और हर तरह की असामान्य मौत के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसने एक किताब भी बनाई, लेकिन अब उसे कैंसर है। वो स्टेफनी से कहती है, जब यूनिवर्स कुछ कहे तो ध्यान देना, मतलब आसपास के अनोखे संकेतों को समझो। फिर वो कहती है कि अब मौत उसके परिवार के पीछे है। स्टेफनी कुछ नहीं समझती और जाने लगती है, लेकिन आयरिस उसे किताब देना चाहती है। इसके लिए वो 20 साल बाद पहली बार घर से बाहर निकलती है। मौत को मौका मिलता है और आयरिस की असामान्य मौत हो जाती है। असल में आयरिस ने इतने साल अपने परिवार को बचाने के लिए जिंदा रहकर बलिदान दिया। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग आयरिस की अंतिम यात्रा फ्यूनरल में आते हैं। स्टेफनी की मां भी वहां आती है, लेकिन स्टेफनी उससे नाराज होती है और बात नहीं करती। स्टेफनी घर जाकर आयरिस की किताब से रिसर्च करती है और उस किताब के अंदर वही पुराना सिक्का पाती है। दूसरी ओर सब लोग एक फैमिली पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। स्टेफनी किताब पढ़ती है और उसमें अजीब संकेतों के बारे में जानती है। फिर वह पार्टी में सबको चेतावनी देने जाती है। अब अगला नंबर अंकल हावर्ड का है और उसकी बहुत अजीब तरह से मौत हो जाती है। इसके बाद स्टेफनी किताब के जरिए पूरी लिस्ट बनाती है और सभी को बताती है कि अब अगले नंबर पर हैं हावर्ड के बच्चे, फिर स्टेफनी की मां, फिर स्टेफनी और उसके छोटे भाई चार्ली का नंबर आएगा। क्योंकि स्टेफनी के पापा और आंटी इस ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए वे सुरक्षित हैं। अब हावर्ड का बड़ा बेटा एरिक अगला टारगेट बन जाता है। लेकिन सभी लोग स्टेफनी से नाराज हो जाते हैं क्योंकि हावर्ड की मौत से सभी दुखी हैं और कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि एरिक एक टैटू स्टूडियो में काम करता है। वह अपने पापा की मौत से बहुत परेशान है और डैड का टैटू बनवाता है। अब मौत अपना खेल शुरू करती है। पूरा टैटू स्टूडियो आग की चपेट में आ जाता है। स्टेफनी और उसका भाई चार्ली एरिक को ढूंढने जाते हैं और तभी एरिक उनकी कार के सामने गिरता है, लेकिन मरता नहीं। स्टेफनी उसे बार बार चेतावनी देती है, लेकिन एरिक किसी बात पर भरोसा नहीं करता। स्टेफनी भी अपनी नानी की तरह मौत के ट्रैप्स को पहले ही समझने लगती है, लेकिन ट्रैप एरिक की छोटी बहन जूलिया को पकड़ लेता है। वह गलती से कचरा गाड़ी गार्बेज ट्रक में चली जाती है और उसमें दबकर मर जाती है। अब सभी स्टेफनी की बात पर यकीन करने लगते हैं। हावर्ड की पत्नी बताती है कि एरिक असल में हावर्ड का बेटा नहीं है।